हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि जो एसिड रिफ्लेक्स या गैस के लिए या जलन के लिए जो आप एंटासिड लेते हैं, पीपीआई लेते हैं, खाली पेट कैप्सूल लेते हैं या फिर कोई एंटासिड लिक्विड लेते हैं लाइक डाइजीन या दूसरे तरह की जो दवाइयाँ लेते हैं, आखिर उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आज हम बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे और आपको सही गाइड करेंगे और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। डेंजर ऑफ द एसिड रिफ्लेक्स मेडिसिन, कि क्यों वो इतनी डेंजरस हैं और उससे क्या फिर नुकसान होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि डॉक्टर कई बार आप जब गर्ड या रिफ्लेक्स के लिए या एसिड आपको ज़्यादा बनता है या किसी दूसरे कारण बस जब डॉक्टर आपको कोई एंटासिड यानी खाली पेट कोई कैप्सूल या टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो एक हफ्ते या फिर आपका मोर देन 2 वीक्स 3 वीक्स मैक्सिमम 4 वीक्स के लिए हो सकता है या 2 से 3 महीने के लिए हो सकता है एंटासिड। उससे ज़्यादा एंटासिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही दुनिया में कोई भी डॉक्टर आपको लंबे समय तक एंटासिड के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। लेकिन देखा ये जाता है कि लोग फिर एंटासिड को ओवरडोज करते हैं, उसका गलत यूज़ करते हैं और लगातार एंटासिड की एक आदत डेवलप कर लेते हैं। आदत आने के पीछे कुछ बुनियादी कारण हैं, कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है और वो फिर एंटासिड से ही अपनी जीआई मोटिलिटी को या गैस को या कॉन्स्टिपेशन को डील करते हैं। तो ये एक बहुत गलत तरीका है। इससे ना केवल आपको नुकसान हो रहा है बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। यदि लंबे समय तक आप एंटासिड का यूज़ करते हैं, उसको ओवरडोज करते हैं या विदाउट ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट नीड यदि आप लगातार ये दवाई ले रहे हैं तो आप इमीडिएटली सोचिए, इस दवाई को बंद करिए और अपने डॉक्टर से राइट अल्टरनेटिव के बारे में बात करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और मुझे एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन 18 ईयर हो गया है लगभग मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को डील करते हुए, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स को डील करते हुए। तो जो मैंने एक बेसिक बात देखी है सभी लोगों के केस में कि लोग अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज करना चाहते, फूड को नहीं चेंज करना चाहते, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। इसलिए या तो वो कोई पाउडर खा रहे होते हैं, चूरन खा रहे होते हैं लग्जेटिव टाइप, या फिर वो कोई कैप्सूल ले रहे होते हैं, या फिर कोई वो डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर कोई डाइजेशन में हेल्प करने वाली कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहे होते हैं। तो ये आयुर्वेद का दवाई हो या होम्योपैथ हो या फिर आप मॉडर्न मेडिसिन की दवाई हो, दवाई का एक लिमिटेड यूज़ एक लिमिटेड समय के लिए फिजिशियन के द्वारा रिकमेंडेशन के बाद किया जा सकता है। उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होता है, लेकिन लगातार दवाई पे डिपेंडेंट रहना लंबे समय तक ये आपके लिए गलत है। इससे फिर काफ़ी हद तक आपको नुकसान होता है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको जो मेडिसिन है एसिड वाली, उनसे क्या नुकसान होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो देखा गया है कि आपको हेडेक आता है। यदि वो आप दवाई नहीं लेते हैं तो एसिड आपका ज़्यादा बफर करता है और फिर आपको हेडेक आता है, यानी आपको सर दर्द होता है। या फिर कुछ केसेस में देखा जाता है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि कुछ केसेस में तो दवाई बिल्कुल कुछ काम भी नहीं कर रही होती है, क्योंकि एक समय के बाद कोई भी केमिकल, कोई भी मेडिसिन, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो आपके बॉडी में कोई क्लिनिकल काम नहीं करती। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप पॉइज़न भी डेली बेसिस खाएं और 3 to 6 मंथ वो खा लें तो उसके बाद उस पॉइज़न का भी कोई बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं आता है, यानी बॉडी उसके साथ जीना सीख लेती है। तो ऐसे ही कुछ दवाइयों का होता है, एक टाइम के बाद वो कोई भी काम नहीं करती, कोई पॉजिटिव क्लिनिकल बेनिफिट उनसे नहीं होता है, लेकिन हाँ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। लेकिन लगातार, क्योंकि हमें एक हैबिट हो जाती है, हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, फिजियोलॉजिकली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और उस डिपेंडेंट के कारण ही हम वो दवाई कंटिन्यूस लेते रहते हैं। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है जो बहुत कॉमन है, दवाई छोड़ते ही लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या लोगों को कई बार वो दवाई लेने के साथ भी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन रीज़न है इस तरह की दवाई लेने का। उसके बाद डायरिया आपको होता है और हाइपोकैल्सीमिया, यानी आपको बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे कि आपको मसल्स में पेन आता है, स्पाज्म आता है, टेंडर बनते हैं और आपको थकान बहुत जल्दी होती है, आप वीकनेस फील करते हैं, फंक्शनल वीकनेस आपको होती है और ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है वो एग्जैक्टली डबल हो जाता है। यानी कि यदि आप कोई एंटासिड लेते हैं या गैस की दवाई लेते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, मैग्नीशियम का जो परसेंटेज है यानी कि वो मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, और दूसरे मिनरल्स का जो सीरम लेवल है वो डिक्लाइन कर जाता है। यानी सीरम कैल्शियम और दूसरे जो मिनरल्स हैं, जिंक, कई बार उसकी कमी डेफिशिएंसी देखी जाती है।
तो ऑस्टियोपोरोसिस और एजिंग वाला जो प्रोसेस है उसको वो बढ़ाता है। अब आखिर बात ये है कि यदि एंटासिड ना लें, गैस की दवाई ना लें, तो फिर आखिर सही तरीका क्या है, क्या अल्टरनेटिव है? देखो, गैस की दवाई लेना कोई गैस की समस्या का कोई सलूशन नहीं है। गैस सबको बनती है। गैस यदि नॉर्मल अमाउंट में बने तो वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके अपने पॉजिटिव क्लिनिकल फंक्शन भी हैं। लेकिन यदि आपको एसिड बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, वो आपकी फूड पाइप में आता है या बॉडी में कुछ और दिक्कत पैदा करता है, तो फिर उसको डील करने के लिए आप कुछ नॉर्मल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये बदलाव 4 लेवल पे होगा, तो चारों लेवल पे ही आपको चीज़ों को ठीक करना होगा। सबसे पहले फूड आप टाइम पे लीजिए, खाने को अच्छे से प्रॉपर्ली चबा के खाइए और 10 से 15 मिनट एक समय के खाने में आप कम से कम लगाइए। उसके बाद लेवल आता है कि आप रेगुलर इंटरवल के बाद खाइए, एक लंबे गैप से फूड के अंदर लंबा जो गैप होता है उससे बचिए। नेक्स्ट है 3 to 4 लीटर वाटर, यानी लिक्विड की डेफिशिएंसी भी आपके HCl के सिक्रीशन को बढ़ा सकती है, उससे गर्ड, रिफ्लेक्स और डिस्पेप्सिया बढ़ सकता है। नेक्स्ट लेवल पे आता है कि कोई भी फिजिकल एंगेजमेंट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज करें तो वो बहुत बढ़िया है। 40 से 60 मिनट का कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें कि आपका रनिंग हो, जिसमें कि डीप ब्रीदिंग हो, जिसमें कि स्ट्रेचिंग हो और जिसमें कि मेडिटेशन हो, सो दैट विल हेल्प यू। ये आपको बहुत हद तक मदद करेगा। 8 आवर्स 7 to 8 आवर्स का प्रॉपर स्लीप और आप स्ट्रेस मैनेज करें। मेटाबॉलिक जो आपका सिस्टम है, यानी जो पेट का स्वास्थ्य है आपका, उस पे आपके स्ट्रेस से और जो आपका स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है और जो आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस है उससे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। वो आपके मेटाबॉलिक रेट को और जो आपकी GI मोटिलिटी है उसको डायरेक्टली प्रभावित करता है। आपकी भूख प्यास को डायरेक्टली प्रभावित करता है। भूख प्यास को डायरेक्टली प्रभावित करता है, इसीलिए वो एसिड के फॉर्मेशन और कॉन्स्टिपेशन को भी डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो ये चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। आप अपने फूड में प्लेंटी ऑफ फाइबर्स रखिए, यानी 25 से 30 ग्राम एटलीस्ट आपको फाइबर चाहिए। फाइबर फ्रूट्स में आपका अमरूद है, आपका पपैया है, आपका सेब है, प्लस आपको अच्छा फाइबर यदि चाहिए तो फिर आप दरदरा खाना यानी मल्टीग्रेन दलिया, मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं और ओट्स मील ले सकते हैं। तो इसमें अच्छा फाइबर आपको मिलता है, जिससे कि आपका स्टूल बल्की होता है और ये एसिड को भी एब्जॉर्ब करता है। यदि और ज़्यादा आपको सपोर्ट चाहिए तो आप इसबगोल खा सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप त्रिफला ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करिए कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए, लाइफ स्टाइल को करेक्ट करिए, फूड को करेक्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, स्लीप की क्वालिटी पे काम करिए, स्ट्रेस मैनेज करिए। तो फिर आपको किसी गैस की दवाई की या फिर किसी एंटासिड की कोई आवश्यकता नहीं होगी और ये साइड इफ़ेक्ट से भी आप बच सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।